मेरे आशिक आवारा एपिसोड नंबर 4। सहराब घर लौटा तो सख्त भूख लग रही थी। 10:30 का वक्त था। वो अंदर आया और बिना इधर उधर देखे वो किचन में घुस गया। उसे सब कुछ खुद बनाने की आदत थी। तभी वो जैसे ही अंदर आया तो वहां सुबह वाली लड़की को देख कर रुक गया। वो लड़की पीठ मोड़े जल्दी जल्दी काम कर रही थी। इसके हाथ खूबसूरत थे, बिल्कुल सफेद बिना दाग के, और सहराब को इन हाथों की नरमी दूर से ही महसूस हो रही थी। आना को भी अपने पीछे किसी की वजूद की आहट महसूस हुई। इसने पलट कर देखा। वो माहिन मैडम के लिए कॉफी बना रही थी। तो एक मिनट के लिए सांस से सूखा। वो इतना बड़ा था कि उसके सामने खड़ी बिल्कुल चूहिया से लग रही थी। सहराब ने इसके हाथ में रेड कलर का कॉफी का मग देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वो कप इसके हाथों से ले लिया और चेयर खींच कर बैठ गया। एक सिप लेकर वो मुंह बना लिया और कप दूर धकेल दी। बिल्कुल अच्छी नहीं। वो बदमजा सा होता उसे घूरता बोला, ये माहिन आपी की थी। आना परेशानी से इस कप को जल्दी से उठा गई। इसमें इतना डरने वाली क्या बात, वैसे भी जहर जैसी तो बना रखी है। 2 गोलियां जहर की डाल दो, काम खत्म। इसने हाथ पर हाथ मारा और शानी उचका कर लापरवाही से बोला। आनंद नफी में सिर हिलाया और वो कॉफी को देखने लगी। अभी उन्होंने कहा था कि वो जल्द कॉफी का मग उसे दे। आनंद ने वो कॉफी का मग सिंक में उलट दिया और दूसरी कॉफी बनाने लगी। सहराब ने मंजर देखा था। क्या फर्क पड़ता था, इस घर के मुलाजिम भी उसे क्या अहमियत देते थे। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे भूख लगी है, पास्ता बना दो, वो बोला। आना ने पलट कर देखा। जी अभी बना देती हूँ, बस ये माहिन मैडम को दे आओ। वो उजलत में कॉफी बनाती बोली। सहराब ने कुछ देर वेट किया और जब कॉफी तैयार हो गई, इसने दोबारा इसके हाथ से कप लिया और आना रोने वाली हो चुकी। तो मेरे लिए पास्ता बनाओ, मैं ये कॉफी पहुंचा देता हूँ तुम्हारी माहिन आपी के पास, वो बोला, हल्की सी मुस्कुराहट थी चेहरे पर। आना हैरानगी से उसे देखने लगी। सच, वो पूछ रही थी। ऑफ कोर्स डियर, पहले मेरा काम करो। वो मजे से वहां से मुड़ गया। आना भी मुतमईन हो गई, जबकि सहराब वहां से कॉफी का मग लेकर चला गया। वो कॉफी का मग लेकर अंदाजे के साथ माहिन के रूम के बाहर आया तो अंदर से आवाजें आ रही थी, गोया वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसने दरवाजा बटराया। हाँ, अंदर आ जाओ। इसने इजाजत दी तो सहराब खान ने लात मार कर दरवाजा खोल दिया। माहिन उसे अपने कमरे दरवाजे पर कॉफी का मग हाथ में देखकर बस एक लम्हे के लिए हैरान हुई और फिर जैसे गुज़श्ता किसी अना को तस्कीन मिली। वो तंजिया मुस्कुराया। बचपन का मंजर जो आंखों में दोबारा आ समाया। सहराब भी मुस्कुराया। तो मिस्टर सहराब अली खान, क्या तुमने इस घर में आते साथ ही अपनी पुरानी पोजीशन संभाली है? वो हंसा। इसकी हंसी में जो चुभन थी सहराब के कलीजे में चुभी थी, मगर चेहरे पर से मुस्कुराहट न हटी। वो कुछ नहीं बोला। अच्छी बात है, डैड तुम्हें तनख्वाह जरूर देंगे। एक्चुअली तुम्हारे पास कोई काम वाम तो है नहीं, तो ये काम तुम पर सूट कर रहा है। वो उसके नजदीक आई और उससे कॉफी का मग लेना चाहा कि सहराब ने कॉफी का मग इसके मुंह पर उलट दिया। अरे अरे! वो ऐसे हो गया माहिन के चीखने पर जैसे न जाने क्या हो गया, जबकि गरम गरम कॉफी माहिन के चेहरे पर गिरी थी। वो इतनी गर्म नहीं थी उसका मुंह झुलसा देती, मगर इतनी जरूर थी कि इसका चेहरा सुर्ख कर चुकी थी। माहिन मैडम के सपने इस कॉफी की तरह बह गए। वो नफी में सर हिलाता, दांत दिखाता बोला, फिर हंसने लगा। माहिन चौंक खड़ी थी, हवन्नक खड़ी थी। उससे मुराद होता है, शक्ल धोकर रखो, भले कॉफी से ही सही। वो हंसता हुआ पलट गया। यू, इससे पहले माहिन गाली देते। इसके पलटने और जिन नजरों से सहराब ने देखा था, देखने पर जबान दांतों के बीच में दबा ली। इसका चेहरा भी तो जल रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट इस पर उछाल कर चला गया, जबकि माहिन ने मुट्ठियां भींच ली और वो यूं दनदनाती हुए डैड के रूम में पहुंच गई थी। सहराब ने उसे जाते हुए देखा था। इसने किचन में झांका। वो लड़की काम में मसरूफ थी। वो पास्ता बना रही थी। सहराब को बहुत भूख लगी थी। वो किचन में ही बैठ गया, जबकि दूसरी तरफ से उसे माहिन के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो मजे ले रहा था। टेबल पर मजेदार धुन बजाते हुए जैसे काफी खुशगवार दिखाई दे रहा था। वो जानता था मुराद खान इसके पास आएंगे, और ऐसा ही हुआ। शीला, मुराद और माहिन इसके पास थे। इसने इन सब की तरफ देखा। लबों की तुर्श में मुस्कुराहट दबी हुई थी। ये क्या किया है बेटा तुमने? मुराद खान का लहजा बचपन की तरह नहीं था, जो उसे झंझोड़ कर रख देते। वो उसकी ताकत से वाकिफ थे। कुछ नहीं डैड, बस उसको कॉफी चाहिए थी, मैंने दे दी। बस अब जरा स्टाइल में फर्क था, और वैसे भी मुझे भूख लगी थी और कॉफी में टाइम वेस्ट हो रहा। वो लापरवाही से बोला। मगर मेरे मुंह पर फेंकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माहिन चीखी। वो तो वैसे ही हाथ फिसल गया माहिन। ओ, वो आईब्रो को जालिम जंबिश देता इन सबको चिढ़ा रहा था। माहिन मुट्ठियां भींच गई। बचपन की तरह उसके मुंह पर खींच कर थप्पड़ तो नहीं मार सकते थे। मुराद भी चुप रहे, जबकि शीला बोलती वहां से चली गई। अजाब लाकर बैठा दिया है हम लोगों पर। मुराद, तुमने अजाब, वो चिल्लाने लगे, जबकि वो तीनों चले गए। इसका क्या बिगाड़ सकते थे? जब ही चले गए, बल्कि जबकि सहराब टेबल की जानिब देखते,
हाथ से एक ही दिन बना रहा था। आना ये सब देख रही थी। वो काफी देर टेबल को बजाता रहा और फिर जैसे एकदम होश में आया और सीधी निगाह आना से चली। वो सरपटा गई, इधर उधर देखने लगी। पास्ता? स्पॉट अंदाज में सहराब ने सवाल किया। जी बस तैयार हो गया। वो जल्दी से बोलकर प्लेट में निकाल कर गरम गरम पास्ता इसके सामने रख दी। सहराब ने वो पास्ता उठाया और अपने रूम में जाने का सोचा तो एक बाइट भूख से मुंह में ले गया। जैसे ही इसने बाइट ली वैसे ही बुरा सा मुंह बना। क्या बकवास है ये? वो जरा बरहम से हुआ। इस कदर बकवास चीजें बनाती हो तुम? वो बाउल फेंक गया। तभी वहां मुर्तजा आ गया। क्या बदतमीजी है ये? वो सख्ती से बोला। अगर तुम्हें हमारे घर के मुलाजिम से काम नहीं लेना तो अपने लिए कोई नई ले आओ। खबरदार जो तुम किसी पर चिल्लाए। मुर्तजा दरवाजे में खड़ा था। वो ऐसे बोला जैसे इस घर पर एक एक फर्द पर इसका होल्ड हो और वो जो चाहे कर सकता हो। सहरा आप एड़ियों के बल पलटा। भूख उसे काफी लगी थी, तभी वो सब पर भूखों की तरह झपट रहा था। मिस्टर परफेक्ट, मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। वो उंगली उठाकर इस पर तंज करता वहां से निकल गया, जबकि आना की आंखें भीग गई थी। मुर्तजा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वाकई इन सबको उसे बर्दाश्त करना था क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये मैं खा लेता हूँ, मुर्तजा नरमी से बोला। आना ने कुछ नहीं कहा। मुझे प्लेट में डाल दो, वो बोला। आना ने उसके हुक्म के मुताबिक प्लेट में निकाल कर कढ़ाई में से उसे दे दिया। और ये बाउल फेंक दो, उसने सहराब का जूता फेंकने के लिए कहा। आना ने सर हिलाकर वैसा ही किया। मुर्तजा उसे खड़ा काम करते देखता रहा। मुझे पानी भी दे दो, इसने जल्दी से सर झुकाए पानी भी दे दिया। मुर्तजा न जाने उसे देखता हुआ क्या सोच रहा था। अचानक ही नौशीन आ गई तो आना को तसल्ली हुई और कुछ ही देर में वो दोनों वहां से चले गए। मुर्तजा का दिमाग हरकत में आ चुका था। इसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, 1 माह का वक्त था और इसमें 1 माह में ज्यादा नहीं था। कम से कम प्लॉट तो उसे अपने नाम करवाना ही था, जिसके लिए वो खड़े खड़े प्लान तरतीब दे चुका था। मगर उसे लड़की खूबसूरत लगी थी, पहली बार, क्योंकि वो लड़कियों से कभी मुतासर नहीं हुआ था। लेकिन वो उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी। तभी वो दिमाग झटक कर अपने रूम में चला गया। और पास्ता मजेदार था, मगर सहराब को कोई पंगा ही था। वो सारा दिन भूखा ही रहा था और ये पहली बार था। वो सुबह जल्दी उठ गया था। भूख की वजह से ही इसने ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो खुद ही किचन में आकर अपने लिए खाने को कुछ बना चुका था। इसने बाहर डाइनिंग पर अपना नाश्ता रखा और खाने लगा। सच तो यह था, उसे अलीना की याद आ रही थी। शायद वो उसके हाथ के अलावा किसी का पास्ता पसंद नहीं करता था, मगर इससे वो बात नहीं करना चाहता था। कितना वक्त गुजर चुका था, इसने उसे एक मैसेज या कॉल तक नहीं किया था। वो यही सोचता खाना खा रहा था कि शीला जल्दी से बाहर आए। सहराब ने आंख उठाकर भी अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। सहराब को महसूस हुआ कि घर में हलचल है। बहरहाल जो भी हो, इसका काम पर जाने का इरादा नहीं था। जब तक अलीना खुद चलकर इस तक न आती, वो आराम से खाता रहा, जबकि शीला एक नजर उसे देखकर इग्नोर किए वहां से मुलाजमों से काम करवा रही थी। सहराब ने गिलास को हाथ मारा और पानी का गिलास जमीन पर जा गिरा। इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। शीला ने मुड़कर देखा और अपने सर झुकाए खा रहा था, मगर लबों की तराश में जानलेवा मुस्कुराहट थी। शीला ने मुलाजमा से कहकर सारा साफ करवाया। फातिमा दुरानी और उनकी फैमिली ने आज आना था। वो कोई बदमस्की नहीं चाहती थी, तभी खामोशी से अपना काम करवा चुकी थी। सहराब ने जूस का गिलास पिया और आधा गिलास दोबारा फेंक कर उठ गया। तुम हमेशा से जाहिल ही थे और जाहिल ही रहोगे। जाहिल माँ का बेटा हूँ, जाहिल ही रहूंगा। वो तुर्की बतुर्की बोला। शट अप, मैं जाहिल नहीं हूँ, वो भंकारा। तो आप मेरी माँ हैं? वो दांत पर दांत चढ़ाए सवाल कर बैठा। शीला एकदम चुप हो गई। मैं तो नहीं मानता किसी जाहिल गवार औरत का बेटा हूँ। मैं आप जैसी हाई अपर स्टैंडर्ड का नहीं, वो मजे से बोला। सहरा, आप अपने काम से काम रखो। मामा आपके किस काम में घुसा हूँ मैं? वो मासूमियत से सवाल करने लगा। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? चले जाओ इस घर से। वो चिढ़ गई। मुझसे बात करके तो देखो, तुमने अपना सर ना फाड़ लिया तो फिर कहना। एक आंख दबा कर वो एक और प्लेट फेंक कर चला गया, जबकि शीला का वाकई बस नहीं चला। वो सर फाड़ ले। वो चिल्लाई थी, मुर्रात। सहराब का कहकहा उभरा। दुरानी की फैमिली के लिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। सहराब घर पर ही था। वो काफी देर से अपने रूम में था। अलीना ने इससे राब्ता नहीं किया था, तभी इसने भी अलीना से कोई राब्ता नहीं किया, जबकि नीचे सारी तैयारी मुकम्मल थी। मुर्तजा ऑफिस से आया तो इसके सेल पर आने वाले मैसेज ने उसे परेशान कर दिया। ये मैसेज कासिम का था, जिससे इसने पैसे लिए थे अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए। वो परेशान हो चुका था इसका मैसेज देखकर ही। उसे इतना बड़ा काम नहीं लगा था ये सहराब से पैसे लेने का, मगर अब डैड इसका काम को बड़ा बना रहे थे और वो हर गुजरते दिन के साथ इसकी जान पर बनते जा रही थी।
وہ پریشانی سے گھر میں داخل ہوا تو مام نے بتایا فاطمہ اور اس کی فیملی منگنی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہی ہے۔ پہلے تو وہ چڑ گیا پر خود کو کمپوز کرتا سر ہلا گیا۔ وہ آج ڈیڈ سے کہنے والا تھا کہ سہراب سے دو ٹوک بات کی جائے، اسی کی پہلیاں مزید نہیں سلجھائے جائیں گے۔ تبھی وہ تھوڑا ریلیکس ہوا اور فریش ہونے چلا گیا، جبکہ گھر کی چمک دھمک دیکھنے لائق تھی۔ ماہین بھی تیار ہو کر آ گئی اور شیلا اور آج مراد خان بھی تیار تھے۔ ان کے بیٹے کی منگنی کی تاریخ رکھی جانے تھی۔ مرتضیٰ خان کی منگنی ہونی تھی اور یہ منگنی دنیا کی شاندار منگنی ہونے والی تھی۔ وہ ایسی منگنی کرنا چاہتا تھا اگر سہراب نامی ببال اتر جاتا سر سے۔ بس سب تیار۔ اچانک مراد خان کی نظر نوشین کی بیٹی پر گئی جو کام کرتے پر رہی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ ہی آتی تھی وہ جانتے۔ اے لڑکی، وہ بولے تو سب اس کے جانب متوجہ ہوا۔ جاؤ سہراب کو کہو آپ کے ڈیڈ کہہ رہے ہیں کہ ریڈی ہو کر نیچے آ جائے، مرتضیٰ کی تاریخ پکی ہونی ہے۔ وہ بولے تو آنا وہیں جم گئے۔ اس نے دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا۔ وہ حیرانگی سے مراد خان کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے دوپٹے کے معاملے میں بے توجہی برت رہی تھی۔ مراد خان بھی چند لمحے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے رہے تو آنا خود ہی گھبرا گئی۔ شیلا نے ذرا غصے سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ بیٹے کی تاریخ رکھی جا رہی ہے شاید، اور یہاں آپ کی بیٹی بھی کھڑی ہے، وہ بولی، جبکہ مراد خان نظر پھیر گئے۔ کیا ضرورت ہے سہراب کو بلانے کی؟ مجھے یقین ہے وہ مرتضیٰ کو پریشان ہی کرے گا اور کچھ بھی نارمل نہیں کرتا ہے۔ مراد، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری پوری فیملی پوری ہے، بس ماس آ جائے۔ شیلا نے بیٹی کے منگیتر کا ذکر کیا۔ نہیں، اسے ہونا چاہیے۔ مراد خان اپنی بات پر اڑے رہے۔ شیلا نے انہیں بڑے غور میں دیکھا تھا، بڑے غصے میں دیکھا تھا، جبکہ مراد خان نے پھر سے آنا کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے، سنائی نہیں دیتا؟ وہ اب تلخی سے بولے۔ بھلے وہ لڑکی جو ان کے سامنے کھڑی تھی حیران کن حد تک خوبصورت ہو سکتی تھی، مگر پھر وہ ان کی ملازمت تھی، اور مراد خان میں اسٹیٹس کا بخار حد سے زیادہ تھا، بالکل جس طرح مرتضیٰ خان میں اور ان کی پوری فیملی میں تھا۔ سوائے سہراب کے وہ اسٹیٹس تو کیا، عام ہونے کو بھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ آنا نے گھبرا کر سر ہلایا اور کچن میں اپنی ماں کے پاس گئی۔ بڑے صاحب کہہ رہے ہیں چھوٹی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ چھوٹے پاپا بالکل مرتضیٰ صاحب اور مراد صاحب جیسے نہیں ہیں، اور انہیں صاحب مت کہنا۔ نوشین مصروف سی بیٹی سے بولی۔ الگ الگ کھانے کی ڈشز تیار کر رہی تھی وہ، اور ساری کھانے پکانے کی ذمہ داری چونکہ اس پر تھی، تبھی وہ بہت مصروف تھی۔ پر کیا کہوں؟ وہ ماں کا شانہ بچوں کی طرح ہلا کر بولی، ارے آنا، بڑی ہو گئی ہو، اب جاؤ کہہ کر جلدی نیچے آؤ، ویسے بھی میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ نوشین چڑ سی گئی۔ ہٹ جا امی، میں کر دیتی۔ وہ ماں کی فکر کرتی بولی۔ مراد صاحب خفا ہوں گے، جاؤ پہلے صحرا بابا کو کہہ آؤ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولی۔ آنا کے لیے گھڑی کافی مشکل تھی، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اکثر مراد صاحب کے کام کرتی تھی، مگر ان کی نظروں میں جو آج تھا وہ آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کی بے توجہی ہی تھی جو وہ ان سب کے سامنے بے پردہ ہوئی تھی۔ اس نے اچھے سے دوپٹے کا گھونگھٹ نکال لیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، نہ جانے کیوں، لیکن شاید وہ وجہ جانتی تھی، اور وجہ سہراب خود ہی تو تھا۔ ایک تو وہ بہت بڑا تھا، اس سے بہت بڑا دکھتا تھا اور بہت طاقتور، اور اس کے بعد آخری ملاقات کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ اس نے کیسے بال پھینک دیا، حالانکہ اس نے پاستا اچھا بنایا مگر اسے پسند نہیں آیا تھا، مگر وہی پاستا مرتضیٰ صاحب کو پسند آیا۔ وہ سوچتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تو یہاں قدرے خاموشی تھی۔ اس کا دل کیا دوبارہ پلٹ جائے۔ اس گھر میں ہزار نوکر تھے، کوئی بھی اسے پیغام پہنچا سکتا تھا، وہی کیوں مگر مراد صاحب نیچے ہی تھے اور وہ اسے اوپر جاتا ہوا دیکھ بھی چکے تھے۔ یہ تو کچھ بات نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ معاذ صاحب اور اس کی فیملی آ گئی تھی۔ گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دورانی کی فیملی بھی بس آ ہی جاتی۔ اندر سے کافی تیز آواز آ رہی تھی، گویا کسی بھاری چیز کو مارا جا رہا تھا۔ وہ دروازے کو کانپتے ہاتھوں سے چھوتی اندر داخل ہوئی تو اتنا اچھے موسم میں بھی کمرہ کافی سرد تھا، یعنی اس نے اے سی آن کیا ہوا تھا، ہلکا سا میوزک چل رہا، جبکہ وہ پنچنگ بیگ کے سامنے کھڑا ٹراؤزر اور پسینے سے بھیگے سیاہ بنیان میں پنچنگ بیگ کو ایسے مار رہا تھا جیسے اس پنچنگ بیگ سے کوئی ذاتی دشمنی ہو۔ اچانک وہ ہانپتا کانپتا سا رک گیا، اچھلتے پنچنگ بیگ کو ہاتھ سے تھام کر روک دیا اس نے، چہرہ موڑ کر دیکھا۔ آنا کو لگا وہ بے ہوش ہو کر خوف سے گر جائے گی، مگر وہ کپ کپاتی ٹانگوں سے یوں ہی کھڑی رہی۔ دوپٹے نے اس کا آدھا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ جو کہ خوف سے شاید نیلے پڑ گئے تھے اور چمکتی سفید تھوڑی دکھائی دی تھی۔ سہراب کو اس حلیے میں گھر کے ملازم ہی ہو سکتے تھے۔ سہراب پہچان کیا، مگر یہاں آنے کا مقصد؟ اس نے اپنے ہاتھ سے گلوز اتارے اور بیڈ پر پھینک، وہ ٹانگیں پھیلا کر چیئر پر بیٹھ گیا۔
आना सिर्फ 2 शब्द ही बोलने आई थी, मगर वो 2 लफ्ज़ इससे बोले नहीं जा रहे थे। उसे लगा वो भी यहाँ से दौड़ लगाकर भाग जाएगी, मगर इसके कदम ज़मीन ने जकड़ लिए थे और सहराब उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। बल्कि देख नहीं, घूर रहा था। ये घूंघट क्यों डाला है तुमने? वो माथे पर बल डाले सवाल कर रहा था, मगर इस सवाल में न समझे भी थे। आना कदम पीछे लेने लगी। इससे कुछ नहीं बोला जाना था, ये सच था। इसके सामने खड़े होकर वैसे भी जमीन में गड़ने से बेहतर था वो कुछ कहे बिना भाग जाती। इससे पहले वो वहां से निकलती, सहराब एकदम बोला, बाहर जाना है तो जवाब दो, वरना नीचे से खींच कर दोबारा ऊपर ले आऊंगा और यही सवाल पूछूंगा। और इतना तो तुम्हें पता होगा कि मुझे यहाँ कोई रोकने वाला नहीं। इसका लहजा सख्त। वो मुराद साहब मुराद साहब ने कहा है, मुर्तजा मुर्तजा साहब की तारीख की रस्म है तो नीचे नीचे आ जाए। वो दरवाजे से चिपकी घबराहट के मारे अटक अटक कर बोल रही थी, तुम तोतली हो? सहराब हैरानगी से उसकी शक्ल देखने लगा। वो बोली ही ऐसे थी, एक लफ्ज को 6 हिस्सों में। एक तो ये चेहरा छुपाया क्यों जा रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था। वो जानता था इस लड़की को, तो अब किस बात पर चेहरा छुपा रही थी? वो अपनी जगह से उठा, उन्होंने दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजे को न जाने कैसे लॉक लग गया था। दरवाजा खोलने की तगो-दो में लग गई थी, जबकि सहराब इसके नजदीक आया और इसका चेहरा दुपट्टे से उलट दिया। साफ शफाफ चेहरा इसके सामने था, जो हल्की सी सुर्खी ली है। इसने गौर से देखा, इतनी भी हसीन नहीं हो। इसने सर झटक कर कहा, जैसा वो इस सस्पेंस को खत्म करने के बाद हल्का फुल्का हो गया था। आना का हाथ एकदम रुक गया। चोरी चोरी नजरों से इस बदतमीज को देखा था। हाँ, इसने कब कहा था कि वो हसीन है, मगर इस तरह किसी को कहा तो नहीं जाता। निकलो यहाँ से, वो कड़क लहजे में बोला। और वो तो ऐसा ही था, जहाँ इसके लिए मजा नहीं वहां वो सीधा मुंह रहबात मारता था। वो बोला बेजारियत से, ये खुल नहीं रहा। वो रोने लगी। सहरा जो वो रहा सहा बनियान भी उतार रहा था, जो उसके वजूद पर था, एक तरफ फेंक कर इसके जाने मुड़ गया। आना ने नजरें फेरी इसके बेशर्मी पर। इसका वजूद इसके सामने था। वो बिना कुछ बोले इसके नजदीक आया। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे। आना इसके वजूद से घबरा रही थी, क्योंकि वो बहुत नजदीक था। अगर वो हल्का सा भी हिलती तो जरूर इसकी बैली को आना का हाथ छूता। वो सख्ती से मुट्ठियां पीछे खड़ी थी। सहराब ने दरवाजे को झटका मारा। न जाने दरवाजे ने क्या जिद बांध ली थी, खुल नहीं रहा था। इसने हैंडल को जोर से झटका दिया। ताला टूटकर उसके हाथ में आ गया। सहराब ने वो लॉक आना की कलाई पकड़कर इसकी कलाई पर रख दिया और खुद पलट गया। आना कभी इस ताले को तो कभी इस अजीब और गरीब से शख्स को देखने लगी, जिसमें इतनी ताकत थी कि इसने दरवाजे का लॉक ही तोड़ दिया था। इसने रोका हुआ सांस हलक में उतारा और हलक उतरने की तर करने की कोशिश की, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। जब खुल गया है तो यहाँ क्यों खड़ी हो? और तकरीबन चिढ़ ही गया। उसे दुनिया में शायद हर जज्बे से चिढ़ हो गए थे, और ऊपर से एक ही दोस्त थी, वो भी न जाने किस एटीट्यूड में थे। इसी वजह से तबीयत में चिड़चिड़ाहट आ रही थी, जो वो आना पर निकाल चुका था। बदतमीज। इसकी बदतमीजी पर वो जरा घूर कर न जाने कैसे कह गई। हालांकि कहना इसमें ये कहने की हिम्मत नहीं थी, मगर वो कह गई थी, और आवाज इतनी थी कि सहराब तक भी पहुंची थी। मगर सहराब के बढ़ने से पहले ही वो तीर की तरह वहां से फरार हो गई। इतनी स्पीड में निकली थी कि पलट कर देखती तो वो उसे पकड़ लेता। एक जिन की तरह ही तो था वो, देव की तरह कितना बड़ा था, और वो उसके सामने बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। दूसरी तरफ सहराब को रिस्पॉन्स लेता कि इसका सेल फोन बजने लगा। अलीना का फोन था। गुस्से में कॉल पे की, क्या तकलीफ है, क्यों फोन किया? वो भरा हुआ था, तभी बिगड़ कर बोला, तो नवाबजादे सहराब खान अभी तक गुस्से में? वैसे एक बात बता दो सहराब, तुम्हारी अना को मुझे झुकाकर कौन सी तस्कीन मिलती है? वो भी गुस्से से बोली, तुम जानती हो मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। फालतू मत बोलो, मैं कहाँ किसी को झुकाकर खुश हो सकता हूँ। मैं खुद झुका हुआ हूँ। वो कुछ नॉर्मल हुआ। वो वाकई उसे दोस्त समझता था, ऐसा दोस्त जो उसकी परवाह करता था। मगर अलीना इसके लिए किसी और तरह के जज्बे रखती थी। मगर सहराब में इस इन जज्बों के किसी के लिए गुंजाइश नहीं थी, भले इसके साथ पिछले 7 साल से रहने वाली वो लड़की अलीना ही क्यों ना हो। पर तुम किस टाइप के आदमी हो? अलीना हल्का सा मुस्कुराई, कभी अकेले में मिलो, अपनी टाइप से तुम्हें आगाह करता हूँ, और जरूर वो तुम्हारे लिए जानलेवा हो। वो बोला, लहजा संजीदगी लिए हुए। क्या वाकई? वो हंसी रोक कर बोली, बेशर्मी से डूब मरो। सहराब खफा हुआ। हाँ, तुम्हें आ गई इतनी शर्म? देखा है मैंने तुम्हें भी, जिस दिन इस दिन जो तुम वो एकदम रुक गए, जबकि सहराब का कह कहा निकला। वो दोनों इस दिन की बात को याद कर चुके थे, जब वो शावर लेने चला गया बिना दरवाजा बंद किए। मालूम है तुम में कितनी शर्मो है। एनीवेज,
تم آج نہیں آئے تو میں نے بہانہ بنا دیا ہے، بٹ بہت ضروری ہے سہراب یہ پروجیکٹ، نیکسٹ ٹائم ایسا مت کرنا۔ وہ اسے ایسے سمجھا رہی تھی کوئی اب ہر بات اس کی وہ مان جائے گا۔ بائے، اب اور کر رہی ہو؟ اس نے بنا اس کی بات سنے فون بند کر دیا۔ اچانک اس کے دماغ میں ابھی یہاں کھڑی لڑکی آ گئی، وہ کس طرح اسے بدتمیز کہہ سکتی تھی، بلکہ کہہ چکی تھی۔ چٹاک بھر کی لڑکی اس پر بدتمیزی کا ٹائٹل مار کر نکل گئی تھی۔ وہ اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح شاور کھول کر اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اور سر اوپر کر کے پانی کو چہرے پر پڑنے دیا۔ وہ شاور کے نیچے ویسے ہی کھڑا تھا، کمرے کا دروازہ کھولا تھا، کوئی بھی آ سکتا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس کسی نے آنا ہی نہ تھا، یہ بات تو وہ جانتا تھا۔ کچھ دیر پانی کے نیچے کھڑے ہو کر اسے اچھا لگا۔ وہ باہر نکلا اور ڈریس اپ ہو کر آئینے کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے کا نشان آج بھی اسے وہ دن یاد دلا دیتا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ آئینے میں غور سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا اور اس وقت بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ خود پر مہنگا پرفیوم اسپرے کر کے، بالوں کو سیٹ کر کے وہ نیچے آیا تو سامنے مہمان موجود تھے۔ اس نے مہمانوں کی جانب نہیں دیکھا جبکہ اس کی آمد کی خبر وہاں بیٹھے ایک ایک فرد کو ہو گئی۔ تیز پرفیوم کی خوشبو جب ہال میں پھیلی تو سب کو مسحور کن لگی۔ جبکہ وہ کچن میں آیا، وہاں صرف نوشین آنٹی تھی، ان کی بدتمیز بیٹی نہیں تھی۔ اس نے نوشین آنٹی کی جانب دیکھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ بچپن کی طرح ہی پوچھنے لگا، مگر اب فرق آ گیا تھا، وہ بڑا ہو گیا۔ وہ مسکرا دی، بس اب تو وہ سب ہو گیا۔ یہ ڈیکوریشن آنا کر رہی تھی، اب نہ جانے کی جھلی کہاں چلی گئی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی پریشانی سے بولی، جبکہ سہراب جو کھانے میں انگلی مارنے ہی والا تھا، اس نام پر ایک دم چونک کر تھم گیا۔ اس نے نوشین آنٹی کی طرف دیکھا۔ کیا کہا ابھی آپ نے؟ کیا نام لیا ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ آنا، وہ میری بیٹی ہے۔ نہ بیٹا، پریشان کیا ہے اس نے آپ کو؟ وہ فکر مند ہوئی۔ سہراب جبکہ بے یقین تھا، اسے نزدیک کے نام اس نے ایجاد کیا تھا۔ وہ دنیا میں کسی کا یہ دو لفظی نام کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ علینا کو بھی کہہ دیتا تھا، وجہ یہ تھی اسے نام پسند تھا، لیکن آج کسی کا حقیقت میں نام سن کر اسے عجیب سا احساس ہوا تھا، اور یہ احساس پہلی بار ہی تھی۔ وہ کچھ کہتا کہ مراد خان کچن میں آ گئے۔ سہراب، باہر آؤ، مہمان بلا رہے ہیں۔ وہ خوش آمدی لہجے میں بولے تھے۔ کون سے مہمان؟ وہ بدمزہ سا ہوا تھا ان کے انٹر کرنے پر۔ بیٹا، وہ باہر تمہارے بھائی کے سسرال ہی آئے ہیں۔ ایک تو یہ خوش آمدی لہجے میں مجھ سے بات مت کیا کرے، وہ بدلحاظی سے بولا۔ مراد خان ایک دم خاموش ہو گئے۔ اور دوسرا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں فی الحال بات کر رہا ہوں، کسی سے آپ جا سکتے ہیں، اس نے بے رخی سے کہا اور چہرہ موڑ گیا۔ مراد خان کے باہر قدم لینا مشکل ہو گیا۔ وہ نوشین کو اور کبھی سہراب کو دیکھنے لگا۔ نوشین کا تو دم نکل گیا تھا، سہراب کو البتہ پرواہ نہیں تھی۔ نوشین سر جھکا گئی اور مراد خان خون کا گھونٹ بھر کر باہر نکل گئے۔ میرے لیے کافی بنا دے ذرا، وہ بولا اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نوشین نے سر ہلایا۔ امی، باہر دیکھیں، بارش ہونے کو ہے۔ اچانک آنا اندر آئی اور پرجوش لہجے میں اپنی ماں سے بولی۔ اس نے سہراب کو نہیں دیکھا تھا، سہراب کی طرف پیٹھ تھی اس کے لہجے کے پرجوش پر سہراب اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بارش کی آمد پر کیسی خوشی سے ابھر آئی تھی۔ تو کیا ہوا آنا، بچی ہو؟ بھلا تم جاؤ، اب کام کرو، میں کب سے دیکھ رہی ہوں۔ ابھی میڈم جی آ کر کہہ دیں گے کہ کھانا لگاؤ۔ نوشین بولی تو آنا چپ ہو گئی۔ امی، بڑے لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کہیں مرتضیٰ صاحب کے رشتے ہو رہے اور کہیں ان کے اکڑو بھائی کو ہوش بھی نہیں۔ آنا، وہ بولے جا رہی تھی۔ نوشین نے جلدی سے اسے روکنا چاہا، سہراب اسے کی جانب متوجہ تھا۔ ہاں نا، مرتضیٰ صاحب کتنے اچھے ہیں، اور باہر بیٹھے بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں، وہ بولی تو نوشین نے اس کا شانہ ہلایا۔ کیا لوگ! مڑتے ہی سیدھا سہراب کی نظروں سے نظریں ٹکرائیں اور آنا سن ہو گئی۔ معاف کرنا بابا، بولتی رہتی ہے، جھلی ہے، وہ پھیکا سا مسکرائی، جبکہ سہراب کے لیے کافی بنا چکی تھی۔ سہراب نہ جانے کیوں اس پر سے نظریں ہٹا نہیں سکا، البتہ آنا اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی اور خود کو دوبارہ دوپٹے سے ڈھانپنے کی بھرپور کوشش میں تھی۔ وہ بنا کچھ بولے کافی کا مغلبوں سے لگایا باہر نکل آیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، نوشین نے گھورا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ آزار بار کا ہے، احتیاط سے کام لو، مگر تم مان جاؤ میری بہت بڑی غلطی۔ وہ خفا ہو گئی تھی، جبکہ آنا سر جھکا گئی۔ ڈانٹ تو پڑنی ہی تھی۔ دوسری طرف سہراب کی نظر مرتضیٰ پر گئی۔ وہ بلیک سوٹ میں تھا، نکسس سے تیار، اپنے ان لاز کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف۔ اس نے سب کی طرف ایک نظر دیکھا اور کافی کا گھونٹ بھر کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی نظر اس کی جانب اٹھی اور فاطمہ ایک دم چیخ مارتی اٹھ گئی۔ سہراب کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، باقی سب البتہ گھبرا گئے۔
क्या हुआ बेटा? मुराद खान खड़े हो गए। सहरा, फातिमा के मुंह से निकला। सहरा बिल्कुल इस लड़की को नहीं जानता था, मगर काफी कसिप लेते हुए नजरें इसी पर थी। मीर सहराब अली खान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फातिमा इसके करीब आने लगी। सहराब को कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। हो गई वो इसकी पुरानी एल्बम की कोई दीवानी। वो बदमजा सा हुआ था। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसे अपने भाई के इन लॉज में। जी बेटा, ये मेरा छोटा बेटा। आप कैसे जानती हो इनको? मुराद खान बड़े बेटे की गैर होती हालत देखकर मामला संभालते हुए बोले। ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली अंकल, सहराब अली खान आपका बेटा है? फातिमा ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। सहराब मामले की नोयत समझता एंजॉय करने लगा, जबकि मुर्तजा ऐसा हो गया था जैसे अपनी जगह जम गया हो। फातिमा यानी वो लड़की जो इसकी तकरीब अनकरीब मंगेतर बनने वाली थी। इसके भाई नकारा के साथ थी और खुलेआम सब नासमझी से उसे देख रहे थे। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फातिमा सहराब के सामने आ गई। सहराब ने बस सर हिलाया, मगर पोजीशन अब भी न बदली। अंदाज की लापरवाही काबिल तारीफ। क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? मैंने आपका सर सारा एल्बम देखा था। इनफैक्ट मेरी वार्डरोब आपके पुराने एल्बम के ड्रेसेस से भरी हुई है। इसके बाद आपने काम नहीं किया, बट आपकी फैन फॉलोइंग और खास कर लड़कियों में तो आप बहुत मशहूर हैं। आप जानते होंगे। वो सहराब का हाथ थाम गई। वहां खड़े एक एक इंसान को झटका लगा था, यानी करंट लगा था। क्या आप बकवास किए जा रहे हो? मुर्तजा के बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो फातिमा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। क्या सहराब के हाथों से फातिमा का हाथ निकल गया? सहराब हंस दिया। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग तो ऐसे बिहेव करें जैसे मीर सहराब को जानते ही नहीं। ब्रांड लॉन्चर्स हैं ये, बहुत बड़े मॉडल। उनकी 3 साल पुरानी एल्बम की आज तक धूम है। समझे? मुझे ये नहीं आई। सर, आपने काम क्यों नहीं किया बात? वो इनके बीच जब कलिश को जानती नहीं थी, तभी वो उनके सरों पर बम फाड़कर बिल्कुल सुकून से सहराब से बात कर रही थी। मोड़ नहीं हुआ। सहराब ने छानी उचका दी और खुद भी पुरसुकून सा बोला, ओह। वो सहराब को ऐसे देख रही थी जैसे अपनी आंखों पर यकीन न हो। मुर्तजा, मुराद खान, शीला और माहीन के कदम जमीन ने जकड़ लिए थे। वो इनपरफेक्ट चेहरा और दुनिया में इतना मशहूर, ये शायद नाकाबिले हसम बात थी। सहराब मजीद इन लोगों के उड़े हुए रंगों को देखना नहीं चाहता था, तभी वहां से पलटने लगा। सर, सर प्लीज, एक ऑटोग्राफ। मेरी दोस्त है तो पागल है आपके पीछे, बस एक सिग्नेचर, ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि मैं वाकई आपसे मिली थी। फातिमा ने कहा तो सहराब ने इन सब के सामने एकदम फातिमा की कमर में बाजू हाई किया और उसे झटके से खुद से नजदीक खींचता वो उसकी गर्दन पर झुका और एक खूबसूरत मेहर इसकी गर्दन पर एक अदा से देकर इसने लम्हों में उसे आजाद कर दिया। ऑटोग्राफ के लिए मुझे पिन की जरूरत नहीं। उम्मीद है तुम्हारे होने वाले मंगेतर ने माइंड नहीं किया होगा। मानी खैज हंसता वो इन सब के बीच से निकल गया और पीछे फातिमा शर्मा ही उठी थी, जबकि बाकी सब पर ऐसा आलम था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। सहराब तो जाग चुका था। फातिमा के वालिद ने मुर्तजा की जानिब देखा, जो बिल्कुल स्पॉट चेहरा लिए खड़ा था, और बस 1 मिनट लगा था वह वहां से चला गया। उन्होंने बेटी का हाथ थाम लिया। गुस्सा तो बहुत चढ़ा था अपने मंगेतर के सामने उनकी बेटी की ये हरकत कर रही थी, मगर इस वक्त शायद कोई कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं था। हम चलते हैं, डेट में आपको फोन पर बता दूंगा, दुरानी साहब बोले और जबरदस्ती अपनी बेटी को खींच कर अपनी बीवी के साथ वो वहां से निकल गए। दूसरी तरफ मुराद खान एकदम सोफे पर ठह गए। माहीन शीला बेयकीनी से एक दूसरे को देख रही थी। इनके वहम गुमान में भी नहीं था सहराब का कोई काम भी होगा, और वो भी ऐसा काम। सब शॉक्ड ही थे, कोई किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा। अचानक मुर्तजा के कमरे से चीजों के टूटने की आवाज पर वो सब बेसाख्ता भागे थे मुर्तजा के रूम की जानिब। मुझे यकीन था ये आएगा तो मेरे बेटे को पागल ही करेगा, शीला मुराद पर चिल्लाई। हरकत देखी है इसकी तुमने मुराद? वो जैसे शौहर को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसे ये तमीज नहीं कि भाई की मंगेतर कितना ही ऊंचा आदमी बनना चाहे, वो रहेगा मेरी नजरों में नीचे। वो भड़की और मुर्तजा के रूम में चली गई। इसने अपने कमरे को तबाह कर लिया। मुर्तजा, वो परेशानी से इसकी तरफ पड़ी। दूर रहे मुझसे वो सुर्ख नजरों से, गोया फाड़ खाने वाला। सबको इस बेइज्जती का बदला मैं मीर सहराब से ऐसा लूंगा। उसकी रूह तक तड़पेगी। वो धाड़ा। मुर्तजा, इजी हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है बेटा, प्लीज। हाँ मुर्तजा, मॉम ठीक कह रही है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये फातिमा अपने घर बैठे, अगर इतनी ही सहराब की दीवानी। माहिन गुस्से से बोली। नहीं माहिन, इसने मेरी चीज को झूठा किया है। इसने ये साबित किया है, मुझ पर जताया है कि वो क्या है, जानबूझकर हम लोगों को लाइल्म रखा कि वो क्या करता है, ताकि वक्त आने पर हम लोग ये रिएक्शन दे। और मेरी मंगेतर मुर्तजा खान की मंगेतर को छुआ है इसने, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। इसने महंगा तरीन पास उठाकर जमीन पर दे मारा, जो कई टुकड़ों में तकसीम हो गया।
प्लीज मुर्तुजा, तुमने जो करना है करो उसके साथ, मगर अभी फिलहाल रिलैक्स हो जाओ प्लीज मुर्तुजा। माँ की तो जान जा रही थी। मुर्तुजा ने सबको अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वही सभी मुर्तुजा के लिए परेशान थे और वजह एक ही शख्स था, वो सहराब खान था। बस नहीं चल रहा था, शीला का इसकी जान ले ली और वो बिना कुछ देखे और सोचे समझे सहराब के कमरे की जाने पड़ गई। मुराद खान इसके पीछे लग गए। शीला, वो उसे रोकना चाहते थे मगर माहिन और शीला सहराब के कमरे में एकदम दाखिल हुई। वो बेड पर लेटा था, फोन पर कुछ देख रहा था। इन दोनों को अंदर आते देख भी इसी पोजीशन में लेटा रहा। दफा हो जाओ मेरे घर से। शीला ने उसे वहां से निकल जाने का इशारा किया। सहराब सीधा हो गया। इनके चेहरे पर बड़ी बेटी की तकलीफ पर तकलीफ थी और पिछले 7 सालों में वो किस किस कर्ब से गुजरता है। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी और सहराब को भी नहीं थी, मगर ख्याल तो आ ही गया था। सहराब कुछ नहीं बोला। मैंने कहा है चले जाओ यहाँ से, ये घर मुर्तुजा का है। तुम कितने बड़े आदमी बन जाओ, मेरी नजरों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सहराब अली खान, तुम्हें मेरी ही गोद में पैदा होने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये समझ नहीं आता। तुम्हारे होने ही की क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो मेरे 2 बच्चे काफी थे, मगर तुम हो गए। और मेरी एक बात याद रख, जो तुमने फातिमा के साथ किया सिर्फ मुर्तुजा को जलाने के लिए, अंजाम अच्छा नहीं होगा इसका। कह दिया। स्पॉट अंदाज में वो तिरछी नजरों से माँ को देखने लगा। मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा है भी नहीं तो अपने जज्बात को मिसेस मुराद खान कंट्रोल रखे। इसने अपने गिरेबान पर से शीला के हाथ झटके और यहाँ से चलती फिरती नजर आई। और आप कौन होती है मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं जानता हूँ इस घर में मेरा हिस्सा है और यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। मेरा जब दिल करेगा मैं यहाँ आऊंगा, रहूंगा, और जब मेरा दिल नहीं होगा तो मुझे आप लोगों की शक्लें देखने की जरूरत नहीं है। तो बेहतर होगा मुझ पर चिल्लाने के बजाय अपने लाल को जाकर संभालें, जो किसी जगह पर मुंह छुपा कर रो रहा है। वो तंजिया हंसी हंसता बालों में हाथ फेरता खड़ा हो गया। पीछे से मुराद खान शीला को बाहर खींच रहे थे, तभी वहां मुर्तुजा भी आ गया। सहराब एक आईब्रो उचकाकर इन सबको देखने लगा। बचपन में भी इसके नाम की अदालत यूं ही लगती थी, मगर वो कमजोर था, तभी अपने लिए लड़ नहीं पाता था। और आज वक्त बदल गया था। उसे इन लोगों से ना ही डर लगता था, फिक्र ये नहीं थी कि वो उससे प्यार करे। उसे दुनिया में कोई भी प्यार ना करता, उसे एक परसेंट भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस इतना ही जाहिर करता था सब पर कि उसे कोई खर्च नहीं। वो लापरवाह है, सबसे बेजार है, मगर शायद सीने में कहीं दिल था जो हर शय की तमन्ना आज भी रखता था, जिसे रोज वो अपनी मुट्ठी में जकड़ कर इस तरह दबाता था कि इसकी आह की भी आवाज किसी और तक न पहुंचे। मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं सहरा। मुर्तुजा दांत पीसता उसके बिल्कुल नजदीक जाता, इसका गिरेबान जकड़ता बहुत मध्यम आवाज में बोला, जो तुमने मेरा उखाड़ना है मुर्तुजा उखाड़ लो, मेरी तरफ से खुला चैलेंज है। लेकिन एक बात याद रख, मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से जदा कर दूंगा। अब अपने किसी भी नुकसान पर, वो भी इतनी ही आवाज में इसके दोनों हाथों को अपने सख्त ताकतवर हाथों में जकड़ता बोला, अच्छा तो ये चैलेंज है, मैं भी देखता हूँ किस तरह तुम मेरी गर्दन धड़ से जुदा करोगे लूजर। बस ये कहने की देर थी कि सहराब ने एक खींच कर पंच उसके मुंह पर मारा था कि मुर्तुजा का होंठ फट गया। शीला, मुराद और माहिन एकदम मुर्तुजा की तरफ चीखते हुए बढ़े। मुर्तुजा जमीन पर गिरा। सहराब ने उसकी शर्ट जकड़ी और एक टांग फोल्ड करके वो उस पर झुका। तुम सहराब खान के पागलपन से नाश न हो मुर्तुजा खान। सहराब खान पागल है। पागल मुझसे मत लड़ने की कोशिश करो, तुम्हारी नाजुक हड्डियों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसे दूर झटक कर इस पर से हटा। शीला उसके शाने पर मुक्के मार रही थी, मगर वो सबको झटकता वहां से निकलता चला गया। इसके दिमाग की नसें फूल रही थी, उसे लग रहा था इसका दिमाग फट जाएगा। अजीब जिंदगी लिखी थी इसकी किस्मत में। ना ये रिश्ते इसके सुतेले थे और ना ही वो बाहर से उठा कर लाया गया। फिर भी इन सब की नफरतों ने उसे जानवर बना दिया था। अलीना की गाड़ी वहीं खड़ी थी, मगर उसने मुर्तुजा की गाड़ी में लगी चाबी को घुमाकर दरवाजा खोला और वो गाड़ी लेकर चला गया। इसके अकाउंट में इतने पैसे थे कि वो ऐसी 2-4 खरीद सकता था, मगर ना इसको खुद सुकून आ रहा था और ना किसी और को सुकून दे सकता था। तभी वो गाड़ी लेकर, जो शायद इस घर में सबसे महंगी गाड़ी थी, लेकर निकल गया था। दूसरी तरफ मुर्तुजा को फिर से फीट्स पड़ने लगे थे और घर वाले परेशान हो चुके थे। ना इसकी फाइट थी, ना ही इसका नाम निकला था, मगर वो सीधा मैदान में कूद चुका था, देखे बिना कि डेथ फाइट है। ये नहीं, इसने दोनों लड़ते आदमियों को पूरी तरह से पीटना शुरू किया कि वो दोनों खून खून हो चुके थे। वहां के ऑनर ने आदिल को कॉल कर दी थी। ये रूल्स के खिलाफ था और वो अपने जुनून में सारे रूल्स तोड़ रहा था। और इन आदमियों को बुरी तरह से मारने के साथ इसने वहां खड़े उसे रोकने वालों को भी पीट डाला, जबकि आदिल दौड़ता हुआ आया था। सहराब, सहराब! इसने बिपरे हुए सहराब को पकड़ना चाहा, मगर सहराब काबू में नहीं आया। हट जाओ, वो धाड़ा।
और इस जगह से बाहर निकल गए। दोनों आदमियों के चेहरे इस हद तक जख्मी हो चुके थे कि शिनाख्त नहीं हो पा रही। वो बाहर निकला और एक तरफ पड़ा लोहे का रॉड उठाकर इसने सारी गाड़ी तोड़ डाली। गाड़ी के शीशे, गाड़ी के दरवाजे, हेडलाइट सब तबाह कर दिया था। सुकून था कि सीने में महसूस ही नहीं हो रहा था। दिमाग था कि बस लावे की तरह पड़ रहा था। उसे मुर्तुजा या किसी भी इंसान का गम नहीं था कि वो लोग उसे कैसे ट्रीट कर रहे थे। उसे गम था तो खुद का आज भी इसका दिल इन रिश्तों को कबूल करने पर आमादा हो रहा था। ये इसका दिल ही था, कैसा दिल था वो, जिसने उसे जलील करा के रख दिया था। इन सब की नफरत खुली आंखों से देखने के बावजूद वो किस चीज की तलब कर रहा था। वो टूटी फूटी गाड़ी से ही टेक लगाकर बैठता चला गया। इसने जलती हुई आंखें बंद कर ली। इसकी माँ के हाथ इसके शाने पर अब भी महसूस हो रहे थे। इनके अल्फाज कानों में जैसे जहर उंडेल रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो इन कमजोर हाथों के मुक्कों से तकलीफ में था, नहीं, तकलीफ इसकी रूह को हो रही थी। खुद को ढांप कर चलते चलते थकावट क्यों हो रही थी उसे, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। अचानक सामने से भाग कर आते एलिना को देख कर इसने गहरा सांस भरा। अपनी जगह से उठा और शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ था किसी भी चीज का। इसने उसे अपनी बाहों में सख्ती से जकड़ लिया। अलीना शशद रह गई। सहरा बहुत मध्यम आवाज निकली थी इसकी, जबकि उसके नातवा वजूद को सख्ती से खुद में पेवस्त कर लेना चाहता था। अलीना खामोश हो गई। वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर वो आंखें बंद के यूं ही खड़ा रहा और फिर से जुदा हो गया। सॉरी, वो बोला और पिछले जज्बों से निकलने की कोशिश करने लगा। ये सब क्या है? तुमने किसकी गाड़ी है ये? वो सहराब का चेहरा देखती खुद को संभालती पूछने लगी, जबकि इसके दिल की हालत में जो ज़ेरो पम था वो शायद बयान नहीं किया जा सकता। कैसा लगे तुम्हें ये डिजाइन? वो मध्यम मुस्कुराहट से बोला। सहराब, अलीना हैरानगी से इस गाड़ी की बुरी हालत देखने लगी। जाने मनी ये मेरे बड़े भाई की मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी है। वो जल्दी से इसके बोनेट पर चढ़कर बैठ गई, जबकि अलीना की आंखें अब भी फटी हुई थी। सहराब हंस दिया। अलीना नफी में सर हिलाने लगी। तुम क्यों नहीं सुधर रहे हो? मुझे तो ये फिक्र हो रही है जब ये सब तुम्हारा भाई देखेगा तो क्या रिएक्शन देगा। सहराब, पहले ही वो लोग तुमसे नफरत करते हैं। इसने बात मुकम्मल की। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर शख्स मुझ समेत मुझसे इतनी नफरत करे कि मेरे दिल को किसी की मोहब्बत की तलब न रहे। वो सख्ती से कहकर गाड़ी से उतरा। अलीना इसकी जानिब देखने लगी। इसका लहजा बिखरा बिखरा सा। शायद कोई और भी है जो तुमसे मोहब्बत करता है, वो कहे बिना ना रह सके। अच्छा यार बस करो, क्या फजूल मोहब्बत मोहब्बत, ये कुछ नहीं होता। मोहब्बत के बिना इंसान ज्यादा खुश रह सकता है। कम से कम जज्बे तो नहीं पैदा होते। और सर झटक कर लापरवाही से बोला, इतने लापरवाह मत बनो सहरा। मोहब्बत से इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं। मोहब्बत खूबसूरत जज्बा है। ये जितना बेचैन रखता है इतना ही चैन मैसर करता है। मुझे सबक मत दो। पूरे 2 दिन बाद दिखाई दी हो और फालतू बोले जा रही हो। मेरा दिमाग ऑलरेडी। अचानक पुलिस सायरन की आवाज पर दोनों चौंक कर इस जानिब देखने लगे। भागो सहराब यहाँ से। यहाँ के ऑनर ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जस्ट गो, भागो। आदिल ने जल्दी से आकर दोनों को झंझोड़ा। सहराब ने गाड़ी का दरवाजा लम्हों में खोला। अलीना जो अभी कुछ कहती उसे अंदर धकेल कर इसने पुलिस की गाड़ी अपने तक पहुंचने से पहले ही वहां से दौड़ लगा दी। इसकी गाड़ी हवाओं को बातें करती वहां से दूर, बहुत दूर निकल गई थी। वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। दोनों बार बार पीछे देख रहे थे। सहराब दिल खोल कर हंसा। इसका कह कहा गाड़ी में कूद गया। अलीना ने जबकि इसका शाना बुरी तरह अपने कमजोर मुक्कों से पीट डाला। बहुत बड़े पागल हो तुम। वो गुस्से में बोली, घबराहट से पेशानी पर पसीने की बूंदें थी। सहराब ने गोया ये टाइटल कबूल किया था। सिर्फ पागल ही नहीं हूँ, तन्हा हूँ, आजाद और शायद काबिल नफरत भी। हल्के फुल्के अंदाज में वो एक आंख दबाता बोला। अलीना का बस नहीं चला इसकी सारी थकावट खुद में समेट ली। ओहो यार, तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। वो माथे पर हाथ मारता ड्राइव करता बोला। अलीना ने इसकी तरफ देखा। यार, आना नाम की लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। आई कांट बिलीव, ये नाम तो मुझे लगता था मैंने तुम्हारे लिए चुना है, बट इस नाम की एक लड़की दुनिया में मौजूद है। दुनिया क्या, मेरे घर में है। नौशीना आंटी की बेटी है। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। वो इसकी जानिब देखता बोल रहा। कुछ देर पहले वाले जज्बे इसका साथ पाते ही खत्म हो गए थे, मगर इसका लापरवाह अंदाज अलीना का दम खुश्क कर चुका था। वह हैरान नजरों से सहराब को देखने लगी। मगर इससे सवाल क्या करती, उसे कहती क्या, तुम्हें अच्छी लगी? वो हल्का सा मुस्कुराई। ना। वो नाफी में सर हिलाने लगा। बस मुतवज्जा हुआ था इसका नाम यूनिक है। सच कहूँ तो ये नाम मुझे अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें दिया है, मगर यकीन नहीं होता कोई मुझे इसी नाम से टकराएगा। वो शाने उचकाते मोड़ काटता बोला। अलीना ने कुछ कहा नहीं। गया वो समझा भी नहीं था कि वो उसके सामने किसी लड़की का जिक्र कर रहा था। कितनी आवारगी से। मगर उसे पहले कब परवाह थी इसकी। इसने सर हिलाया। तो क्या करती है वो? अलीना ने हिम्मत करके इसके बारे में जानना चाहा। काम करती है घर की, वो बोला। और तुम्हारे भी?
अलीना का लहजा बेचैनी लिए हुआ था। चेहरा उतर गया था मगर ड्राइव करते लापरवाह लड़के को होश भी नहीं था। हाँ, वो कुछ सोचते हुए बोला। अलीना ने सर हिलाया और सीधी होकर बैठ गई। तकरीबन 5 मिनट की खामोशी दोनों के माबेन आ गई। सहरा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे डिनर ऑफर नहीं करोगे? वो माथे पर तेवरी डाले बोला, आपने नहीं आना के हाथ का डिनर करना। वो जरा खफकी से बोली और सहराब अब समझ गया था वो कहाँ लगा उठा। यार, यू आर सच अ जॉली स्कीटर। वो उसके गाल पर चुटकी काटता बोला, जबकि गाड़ी मजीद तेज कर दी। अलीना ने इसका हाथ झटक दिया था। सहराब इसके बार बार गाल को छूते तंग करता। अलीना हंस पड़ी। इसके साथ वो यूं ही खुश रहती थी अगर वो इंसानों वाला रवैया रखता। अचानक इसकी मुस्कुराहट रजा की कॉल से सिमट गई। इसने कॉल सिर्फ सहराब के लिए नहीं उठाई थी। वो दोनों वहां से डिनर के लिए निकले थे। अलीना चोरी कर रही थी, अपने रिश्ते के साथ बेईमानी कर रही थी। यह एहसास उसे था मगर न जाने क्यों उसका इख्तियार अपने दिल पर नहीं था। और वो सोच कर अब रोज सोचने लगी थी कि रजा से शादी करके उसने रजा के साथ ज्यादती की थी। शायद वो सारी दुनिया के साथ बेईमानी कर सकती थी सिवाय सहराब के। वो उसे जैसा भी समझता, लालची या अपनी गर्ज वाला, वो एक दिन भी इससे मोहब्बत करना तर्क नहीं कर सकती थी। तो मेरे प्यारे, तो उम्मीद करती हूँ एपिसोड नंबर 4 आपको पसंद आया होगा। अगर एपिसोड आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल आने वाले न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।